नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और 24 की सरकार में हम आपको हर दिन एक सीट का पूरा सटीक विश्लेषण बता रहे हैं। इस कड़ी में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट गुना लोकसभा सीट की, जो लगातार सुर्खियों में है। गुना से बीजेपी ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस ने यादवेंद्र सिंह यादव के बीच मुकाबला है। प्रत्याशियों की किस्मत भी ईवीएम में लॉक हो चुकी है। कौन जीतेगा और कौन हारेगा ये तो नतीजे सामने आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन चुनावी परिणाम से पहले कई तरह के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। तो गुना में बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनावी मैदान में उतारा और ये वो चेहरा है जो गुना समेत पूरे ग्वालियर चंबल में अपनी एक मजबूत पकड़ रखता है। लेकिन साल 2019 में तस्वीर बदली नजर आई थी, जब 24 के रण में जनता ने किसका साथ दिया और क्या रहा इस बार गुना में जनता का मूड। करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। गुना में अब तक हुए 18 लोकसभा चुनाव में से 14 बार गुना लोकसभा सीट सिंधिया परिवार के पास रही है। लेकिन 2019 के चुनाव की अप्रत्याशित हार ने ज्योतिरादित्य की राजनीति की दशा और दिशा को पूरी तरह बदल दिया। 2020 में कांग्रेस के विश्वसनीय नेताओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बीजेपी का दामन थामा, तो बीजेपी ने गुना सीट से इस बार सिंधिया को चुनावी मैदान में कमल के निशान पर उतारा है, जिसके बाद यह मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। कभी कांग्रेस की ओर से प्रचार करने वाले पार्टी के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक ज्योतिरादित्य सिंधिया 24 के रण में बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनके सामने कांग्रेस ने पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे राव यादवेंद्र सिंह यादव पर भरोसा जताया है। यूं तो गुना शिवपुरी संसदीय सीट पर सिंधिया परिवार का ही कब्जा रहा है, लेकिन 2019 के अप्रत्याशित नतीजों के बाद अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। हालांकि दोनों ही राजनीतिक दलों की तरफ से अपनी अपनी जीत को लेकर दावे जारी हैं। कांग्रेस के नेताओं को ये बताना चाहिए आखिर आप किस आधार पर सीट जीता है, आपका आधार क्या है, या हिंदुओं की जमीन को लूट कर मुसलमानों को देने का है। आखिर आधार क्या है ये तो बताएं जीतने का। हमारे पास तो 10 वर्षों से लेकर मध्य प्रदेश की 20 वर्ष की सरकार है, जिसने विकास के नए सोपान चढ़े हैं, इसलिए 29 की 29 सीट में कमल खिल रहा है। आपका आधार क्या है ये तो बताएं। भारतीय जनता पार्टी इस गलतफहमी में है कि मध्य प्रदेश में 29 सीटें जीत जाएगी। आज की सरकार के पास मुद्दे क्या है चुनाव जीतने के लिए? महंगाई के मुद्दे पर सरकार गिर गई, बेरोजगारी पर सरकार के पास जवाब नहीं, भ्रष्टाचार ऐसा है कि एक कर्मचारी का छापा डालो करोड़ों रुपए निकल रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ा है और बराबरी की टक्कर दे दी है। कड़ी चुनौती के साथ कांग्रेस 12 सीटें जीतने जा रही है मध्य प्रदेश में। अब किसके दावे में कितना दम है ये नतीजों के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बात अगर इस बार हुई वोटिंग की करें तो 2024 के चुनाव में जनता ने गुना सीट पर जमकर मतदान किया और 72.43% वोट डाला, जहां 2019 के चुनाव में 70.34% मतदान हुआ था। 2024 के बम्पर मतदान के बाद दोनों ही दल अपनी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त तो हैं, लेकिन जनता ने किसके हक में वोट किया है ये तो नतीजे आने के बाद 4 जून को साफ हो ही जाएगा और पता चलेगा 24 में होगी किसकी सरकार। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो गुना की जनता 24 के चुनाव में किसका साथ देगी ये 4 जून को नतीजों के जरिए साफ हो जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको पिछले 2019 के चुनाव में वोट शेयर के बारे में बताते हैं। साल 2019 में हुए लोकसभा चुनावों में गुना सीट पर बीजेपी को जीत हासिल हुई थी, जहां बीजेपी ने 52.11% वोट हासिल किए। वहीं कांग्रेस का वोट शेयर 41.45% था।
वहीं बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव की करते हैं तो 2014 के चुनाव में 41.01% वोट प्राप्त किए थे बीजेपी ने, तो कांग्रेस का वोट शेयर 53.63% का रहा था। अब आपको हम बताते हैं कि रायपुर लोकसभा सीट पर पहली बार चुनाव 1952 को हुए थे, जिसके बाद शुरुआत में इस सीट पर कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन सालों बाद बीजेपी ने इस सीट को अपना गढ़ बना लिया था। तो ये गुना सीट को लेकर के हमने आपको जानकारी दी है और 5 बार यहां पर 10 बार कांग्रेस रही है, 5 बार बीजेपी और एक बार भारतीय जनसंघ और इंडिपेंडेंट प्रत्याशी को यहां से जीत मिली थी। अब इसको लेकर के हम चर्चा करते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल से सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है आपका। और सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और अजय दुबे हमारे संवाददाता भोपाल से जुड़ गए हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, लेकिन सबसे पहले अजय का रुख करना चाहूंगी। अजय, अगर हम बात करते हैं गुना सीट को लेकर के, ये कहीं ना कहीं इस बार अस्तित्व को बचाने का चुनाव जरूर है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने। क्या यहां पर अगर हम ग्राउंड की बात करते हैं, क्या यहां पर तस्वीरें निकल के सामने आई थी? बिल्कुल, देखिए गुना शिवपुरी सीट जो है इस बार अस्तित्व की लड़ाई जरूर है, क्योंकि कांग्रेस ने भी नहले पे दहला खेला है। क्योंकि पिछली बार यादव प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के तरफ से केपी यादव चुनावी मैदान में थे, उस दौरान करीब 1.25 लाख वोटों से ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे। और इस बार कांग्रेस ने वही चाल चली है, क्योंकि केपी जो अभी यादवेंद्र हैं, जो प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतारा है, उनके पिता जो थे राव देशमुख, वो भी भारतीय जनता पार्टी में ही थे और भारतीय जनता पार्टी में उनके पिता थे। और कांग्रेस के तौर पर यादवेंद्र को जिस तरह से चुनावी मैदान में उतारा है, क्योंकि कांग्रेस को ये साफ तौर पर दिख रहा था कि यादव वोट जो है गुना शिवपुरी में ज्यादा है, उनका दबदबा है, वर्चस्व है। ऐसे में यादव से जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को शिकस्त मिली थी, हार मिली थी, ऐसे में यादव प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है। तो इस बार इतना आसान नहीं है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए गुना शिवपुरी जीतना, क्योंकि जाटव वोट हो चाहे यादव हो, यादवों की नाराजगी भी है, क्योंकि केपी यादव को भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में नहीं उतारा, उनका टिकट काट दिया। तो उसकी नाराजगी, यादवों की नाराजगी, कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। इसके साथ जाटव गुर्जर जो वोट है, वो वोट बैंक कहीं वो वर्ग जो है भारतीय जनता पार्टी से नाराज दिख रहा है। और ऐसे में यादव से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया पिछली बार हारे थे 2019 में। इस बार क्या होगा, तो इतना आसान नहीं है। बिल्कुल इतना आसान ये चुनाव नहीं है। अब क्या इसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत होती है या नहीं होती है तो जनता तय कर देगी, क्योंकि अब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। सत्यप्रकाश जी, सवाल आपसे रहेगा, क्योंकि अगर हम ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए ये जो चुनाव है वो करो या मरो वाला है। देखिए कीर्ति जी, गुना कौशल की बात करें तो सिंधिया फैमिली का ये गढ़ रही है सीट। इसका तात्पर्य ये नहीं है वो किस दल से लड़े हैं, चाहे वो कांग्रेस से उनके परिवार का लड़ा हो, जनसंघ से लड़ा हो, इंडिपेंडेंट लड़ा हो, या फिर भारतीय जनता पार्टी से लड़ा हो, विजयराजे सिंधिया रही हो, माधवराव सिंधिया रहे हो, या स्वयं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी रहे हो, कि इस परिवार के लिए दल कभी मायने नहीं रखा। लेकिन पिछला चुनाव जो रहा, पिछला चुनाव में यादव फैक्टर जो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन सीट पर मानी जाती है, उसके कारण, जबकि एक दूसरा फैक्टर भी था कि भारतीय जनता पार्टी से नरेंद्र मोदी की बड़ी लहर थी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा खेला ढह गया। यानी कांग्रेस नहीं कहा जा सकता कि वो कांग्रेस हारी, वहां सिंधिया फैमिली हारी, क्योंकि कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में हारी, केवल 2 ही सीट बची थी, एक ही सीट बच पाई थी, छिंदवाड़ा। तो कहा यह जा सकता है कि ज्योतिरादित्य के सामने इस बार भी वही परिस्थितियां हैं, लेकिन एक प्लस पॉइंट उनके साथ है, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी है, क्योंकि वो जब भी यादव से घिरे थे, अब भी कांग्रेस ने उनको यादव से घेरने का पूरा प्रयास किया। देखिए, जो यादवेंद्र सिंह यादव जो इस समय कैंडिडेट कांग्रेस के हैं, उनका जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी है, क्योंकि चाहे ज्योतिरादित्य हो या माधवराव सिंधिया रहे हो, इनके फादर राव देशराज सिंह हमेशा उनको भारतीय जनता पार्टी से कई बार चुनाव लड़े और कहीं ना कहीं बड़ा घेरने का भी प्रयास किया। लेकिन सिंधिया परिवार का जो वहां अस्तित्व है, उसके कारण वहां जीत कांग्रेस को मिलती रही। लेकिन कहा यह जा सकता कि अभी ज्योतिरादित्य के साथ कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स ये नजर आ रहे हैं। हालांकि पर्सनल उनका कुछ नहीं है, क्योंकि पर्सनल जैसा पहले था वैसा ही अब है। डेवलपमेंट उन्होंने पहले भी किया, इंडियन मिनिस्टर रहते हुए कांग्रेस की सरकार में, अभी भी किया। लेकिन उनके साथ इस बार जो पॉजिटिव जो चीजें हैं, वो भारतीय जनता पार्टी का कैडर है, नरेंद्र मोदी का चेहरा है। अब है क्या कि अगर यादव वोट
वो सब्सटेंशियल पॉपुलेशन है, कहीं केपी यादव के टिकट कटने के कारण नाराज हो गई। इसको पटाने का सबसे बड़ा तरीका, इसको कम्युनिटी को, भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर मोहन यादव को सीएम बनाया। अगर डॉक्टर मोहन यादव को सीएम नहीं बनाया होता तो शायद भारतीय जनता पार्टी ये जुर्रत नहीं कर पाती कि वहां डॉक्टर केपी यादव का, जिन्होंने ज्योतिरादित्य जैसे चेहरे को हराया था, टिकट काट सके। ठीक है, सुरेश शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे भी यही रहेगा, क्योंकि अगर हम 2019 की बात करते हैं तो दो ऐसे फैक्टर्स थे जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में नहीं थे, उनके अगेंस्ट थे। एक था केपी यादव को टिकट मिलना और दूसरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर। इस बार एक फैक्टर उनके साथ है, लेकिन दूसरा फैक्टर जिस वजह से उनको हार का सामना करना पड़ा, यादव फैक्टर, वो क्या इस बार उनके अगेंस्ट रहा होगा? क्या यादव समाज की नाराजगी उनको झेलने को मिली होगी, उनको या फिर भारतीय जनता पार्टी को? देखिए कीर्ति जी, सबसे पहली बात यह है कि कभी भी कोई समाज पूरा नाराज नहीं होता। कुछ लोग नाराज होते हैं तो वो तो हर काम से होते हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा अंतर पड़ने वाला नहीं है। और राव देशराज सिंह जो हैं, जो यादवेंद्र सिंह जी के पिताजी रहे हैं, वो 2 बार चुनाव लड़े हैं और उनको सिंधिया जी के अगेंस्ट में 50% वोट भी नहीं मिले। मतलब हार, जितने वोटों से वो हारे उससे भी कम वोट मिले हों। तो इसलिए ये कहना कि यादवेंद्र सिंह जी कोई बहुत बड़ा प्रभाव डाल पाएंगे जो आज के सरकमस्टांसेस है, उसमें नहीं डाल पाएंगे। केपी यादव एक घटनाक्रम है, एक इतिहास है, बस इससे ज्यादा इसको कुछ भी देखने की आवश्यकता मैं तो नहीं मानता। केपी यादव जी चुनाव जीते थे, उस समय नरेंद्र मोदी चुनाव जीते थे, इसलिए ये कहना कि केपी यादव चुनाव जीत गए थे, मुझे लगता है ये बहुत अतिशयोक्ति है। दूसरी बात ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का अपना वर्चस्व है और मैं इस पक्ष से बिल्कुल सहमत हूं कि ये सिंधिया घराने की, उस परिवार की सीट है और उसी के कहने पर होता है। आप देखिए, शिवपुरी से यशोधरा जी चुनाव लड़ती थी और इस बार केपी सिंह जैसे दिग्गज व्यक्ति के सामने और बीड़ी वाले भैया जीते हैं, तो आप इसका अनुमान लगा लीजिए कि जो पड़ोस की सीट पर चुनाव लड़ते थे, उन्होंने शिवपुरी से चुनाव लड़ा और जीता। क्यों जीता? क्योंकि सिंधिया परिवार के द्वारा ये कहा गया कि ये हमारे कैंडिडेट है। तो इसलिए ये मान करके चलना चाहिए कि ये जो सीट है, इसके ऊपर यदि हम केवल खबर तो बना सकते हैं लेकिन घटनाक्रम कुछ भी नहीं होने वाला। मैं विश्वास के साथ ये कह रहा हूं कि जब चुनाव परिणाम 4 तारीख को आएंगे तो 5 लाख से 7 लाख के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत होगी, क्योंकि वहां का समीकरण बहुत अलग है। वहां के समीकरण में, क्योंकि लोगों को ये महसूस होता है कि हमने सिंधिया को हरा करके भूल की, मोदी के कारण वो भूल सार्वजनिक नहीं हुई, अन्यथा यही स्थिति थी। क्योंकि आप देख लीजिए, थोड़े दिन पहले ही विधानसभा चुनाव में उन्हीं सिंधिया के कारण गुना और शिवपुरी का लगभग क्षेत्र जो है वो भाजपा से छटक करके और इनके पास गया था, लेकिन केवल मोदी फैक्टर के कारण जो है सिंधिया जी को वहां 1.25 लाख वोटों से हार का सामना करना पड़ा। अब आप ये भी देखिए कि राजमाता विजया राजे सिंधिया स्वतंत्र लड़ी हूं या हिंदू महासभा से लड़ी, इससे जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से लड़ी हो, जो भी हो, जो माधवराव सिंधिया जी 1971 में जनसंघ की टिकट पर वहां से चुनाव लड़े थे और उसके बाद वो स्वतंत्र जीते, उसके बाद वो कांग्रेस में चले गए और कांग्रेस में 1980 से उन्होंने जीता। तो ये जो राजनीतिक समीकरण है, गुना शिवपुरी की जो लोकसभा सीट है, वह सीट जो है अभी तक की स्थिति के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो सिंधिया परिवार के लिए बनी हुई सीट है। एक प्रकार से उसमें बड़ी सेंधमारी किसी ने नहीं की। ठीक है अजय, मेरा सवाल आपसे रहेगा, कांग्रेस ने अपने चेहरों को उतारने में देरी जरूर करी थी, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस बहुत सोच समझ रही थी, और इस सीट को लेकर के हम बात करते हैं तो कांग्रेस की सोच यही थी कि जिस फैक्टर की वजह से हम पिछली बार हारे थे, उसी फैक्टर को यहां से हम मैदान में उतारते हैं। अगर हम बात करते हैं यादवेंद्र सिंह यादव की, तो वो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं। क्या इतना मजबूत उनकी पकड़ होगी कि कांग्रेस इस बात को लेकर के आश्वस्त हो कि ये सीट वो जीतने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस तो अपने हिसाब से उसने चाल चला है, लेकिन अब कितना जमीन पर कितना कांग्रेस की रीति नीति उनके नेता लेकर जा पाए हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश में 20 सालों से लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और ऐसे में सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है, प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी रहे हैं और इस बार लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर, क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव जो है लोकसभा चुनाव लड़ा जाता है, और ऐसे में प्रधानमंत्री को मजबूत करने के लिए लोगों ने वोट तो किया है, लेकिन
कांग्रेस अपनी रीति नीति के जरिए कितना जनता को मोह पाती है। न्याय दिलाने की बात कर रही थी, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दों को लेकर ग्राउंड जीरो पर कांग्रेस उतरी थी। अब कितना समझा पाई है तो 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन अपने तरफ से जो है कांग्रेस जो है एक जरूर उसने नहले पे दहला एक जरूर किया है कि उसने यादव फैक्टर को उन चुनावी मैदान में उतारा है। अब इसके जरिए जनता को कितना उनके प्रत्याशी और उनके नेता चाहे राहुल गांधी हो, चाहे अलग अलग जीतू पटवारी मध्य प्रदेश में प्रचार प्रसार कर रहे थे। सत्य प्रकाश जी, अगर मैं बात करूं 2019 के चुनाव में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया की हार हुई, उसके बाद हमने देखा कि एक बड़ा घटनाक्रम हुआ मध्य प्रदेश में दल बदल का। क्या इसका कोई असर इस चुनाव में हुआ होगा? देखिए, अगर इसका असर होता तो मेरे ख्याल से 2020 में जो बाईपोल्स हुई उन पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता। हालांकि आपको बताऊं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पिछले साल हुए असेंबली इलेक्शंस में जो जीत दर्ज की, जबरदस्त की, लेकिन अगर उसका पुअर परफॉर्मेंस है तो ग्वालियर चंबल डिवीजन में ही है, क्योंकि कांग्रेस को जो वेटेज मिला है वो इसी डिवीजन से मिला है। देखिए, आपको एक बहुत स्पष्ट बात है, आजादी के बाद से राज परिवारों को देश की जनता ने पलक पावड़े बिछाकर वोट देकर लोकसभा या विधानसभाओं में भेजा, लेकिन एक समय के बाद राज परिवारों का जो प्रभाव है उस पर कहीं ना कहीं चीजें नीचे आई हैं। चाहे वो केवल ज्योतिरादित्य की हार से नहीं देख सकते हैं। देखिए, राज परिवार में कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह भी रहे, उनको भी चुनाव हारना पड़ा। दिग्विजय सिंह के बेटे रावगढ़ से, जो उनकी बिल्कुल बेशन माना जाता है, वहां पर आप देखिए कि पहले चुनाव में 59,000 से जबरदस्त जीते, फिर 45 से जीते, अभी 2,500 से जीते। उनके भाई लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के चुनाव हार चुके हैं। तो अब वो राज परिवार वाला फैक्टर जिसके कारण गुना बेशन माना जाता, वो पब्लिक डोमेन में नहीं है। पब्लिक डोमेन में केवल लीडरशिप है या उनका पब्लिक वेलफेयर में क्या काम है या उस क्षेत्र के डेवलपमेंट में क्या चीज है। तो कहा यह जा सकता है कि यहां ज्योतिरादित्य के साथ अगर कोई बड़ी जबरदस्त चीज काम कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की फिर भी लहर या भारतीय जनता पार्टी का जो रिजिड कैडर है जो टूट नहीं सकता, वो केवल कमल का फूल देखता है, वो सबसे बड़ी ताकत। और यादव फैक्टर को कम करने की डॉक्टर मोहन यादव की फ्रीक्वेंट विजिट्स, ये 3 फैक्टर मैन है जिसके कारण ज्योतिरादित्य चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन अगर कहीं यादव फैक्टर या दूसरे ओबीसी कम्युनिटी के लीडर्स ने अगर ये चीज, केपी यादव, देखिए केपी यादव कोई बड़ा चेहरा नहीं थे, ना ही ये यादव बड़ा चेहरा है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि इंटरनल वेव क्या है। लेकिन मेरा ये जहां तक मानना है, लास्ट ये मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उस सीट को कुछ अच्छे मार्जिन से जीतने की ओर दिख रही। ठीक है, सुरेश शर्मा जी, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा। हम जब इस सीट की बात करते हैं और तस्वीरें देखें, जब चुनाव को लेकर के लगातार दिग्गज पहुंच रहे थे तो बीजेपी की तरफ से कई चेहरों को हमने देखा, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कोई उतना मजबूत चेहरा नहीं नजर आया। अगर इस सीट पर जीत होती है बीजेपी की, तो क्या ये जीत सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे की वजह से होगी या इसमें इन्वॉल्वमेंट या कुछ जो वोट परसेंट होगा वो ज्योतिरादित्य सिंधिया का खुद का होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जैसा केंद्रीय नेतृत्व उनके पास है, इसलिए वो एक चेहरा माना जाता है। लेकिन भाजपा का जो कैडर है, संगठन है, उसमें संगठन मंत्रियों की और जो जिले तक भी संगठन मंत्री बनाए हुए हैं, वो एक एक कार्यकर्ता पर नजर रखते हैं और उनको लगता है। एक छोटे से एग्जाम्पल से भारतीय जनता पार्टी के सारे घटनाक्रमों का जवाब देख लीजिए। जब हम दोपहर में ये देख रहे थे कि इंदौर में कांग्रेस का प्रत्याशी न होने की स्थिति में बहुत कम मतदान हुआ था, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने एक अपील जारी की और ये कहा कि भाजपा का कार्यकर्ता लगे और मतदान कराए, और मतदान बराबर स्थिति में जाके इंदौर में खड़ा हो गया। हाँ, तो ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है उसको ये संदेश है इस बार कि यदि तीसरी बार सरकार बनती है तभी हम उन लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं जिस लक्ष्य के लिए भाजपा जनसंघ की गठन हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ था। इसलिए ये बहुत स्पष्ट है, मुझे किसी भी प्रकार की कोई गलतफहमी नहीं है। मैं फिर आपके चैनल पर रिपीट कर रहा हूँ कि 4 तारीख को यदि आप मुझे बुलाएंगे तो मैं 5 लाख से अधिक की जीत की आपको काउंटिंग बताऊंगा। ठीक है, तो काउंटिंग के दिन हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार कितने वोट मार्जिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया की जीत होती है या फिर जनता ने जो भी फैसला किया होगा वो क्या निकल के सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और 24 की सरकार में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहें जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।